Hello student, today we are going to start next topic of chapter 3rd, that is motion in a straight line. The topics are first position time graph and velocity time graph of uniform motion, and second is non-uniform motion. So here we see that position time graph of uniform मोशन, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए। डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिया गया है टाइम और वाई एक्सिस पर लिया गया है पोजीशन। ओरिजिन है ओ। फर्स्ट अब आप यहाँ पर देखें कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स नॉट, और इस एक्स नॉट पोजीशन पर टाइम कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं लिया गया है। तो मीन्स यहाँ पर जब वो बॉडी एक्स नॉट पोजीशन पे है, ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पर है, तो उस डिस्टेंस पर वो रेस्ट पोजीशन में थी, उसने कोई भी टाइम कवर नहीं किया है। नेक्स्ट, जब उसकी पोजीशन x1 होती है तो इस x1 पोजीशन पर बॉडी जो है वो टाइम कितना कवर करती है, x1 पोजीशन पर हम देखें तो x1 पोजीशन पर जो टाइम है वो कितना है, t1, यानी कि x1 पे जो टाइम है t1 है, यानी कि t1 टाइम बढ़ जाने के बाद जो बॉडी है वो x1 पोजीशन पर पहुंचती है। इसी तरीके से जब उसका टाइम और बढ़ता है तो वो बॉडी और आगे मूव करती है और उसकी पोजीशन हो जाती है x2 पर टाइम कितना है, t2। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे जैसे बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे उसका टाइम भी चेंज हो रहा है। बट यहाँ पर जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जिस रेशो में टाइम चेंज हो रहा है या टाइम इंक्रीज़ हो रहा है उसी रेशो में उसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो मोशन होगा, ये मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये जितना वो जिस रेशो में वो टाइम को एक्सपेंड कर रहे हैं उसी रेशो में वो अपने डिस्प्लेसमेंट को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। सो हेयर स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें यूनिफॉर्म मोशन की वेलोसिटी देगा। तो v इक्वल्स टू v यहाँ पर वेलोसिटी के लिए यूज़ किया गया है, तो v इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB, और ये स्लोप होगा BC अपॉन AC। और BC को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं BC को x2 माइनस x1, यानी कि BC इक्वल्स टू x2 माइनस x1। यहाँ से इस यहाँ पर आप देखो कि B पर पोजीशन क्या है, x2, C पर पोजीशन क्या है, x1। सो BC अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x2 माइनस x1। इसी तरीके से AC को निकालने के लिए C पर टाइम कितना है, t2, और A पर टाइम कितना है, t1। तो टाइम या AC को या टाइम इंटरवल को हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर इस ग्राफ को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स कि यहाँ पर इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहे हैं। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट उसका उतना ही है जितना कि उसका पहले था। तो यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ है। और इस यूनिफॉर्म मोशन में जो यहाँ पर एरिया शो किया गया है ABCD, ये एरिया हमको बताएगा कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। सो द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट उसका इनिशियल था वही डिस्प्लेसमेंट है, उसका और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कोई भी
इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, डिस्प्लेसमेंट जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है। तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं है इसलिए वेलोसिटी हम कहेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। सो यहाँ पर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया इक्वल्स टू हो यहाँ से यहाँ तक, इसको आप ये लिख सकते हैं ए बी, एरिया इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी। अब बी सी की वैल्यू यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि बी सी की वैल्यू v के बराबर है, तो यहाँ पर v आ जाएगा और ए बी को हम यहाँ से लिख सकते हैं T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई b इंटू T2 माइनस T1। तो ये एरिया हमें क्या देगा, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ द पार्टिकल have non-uniform motion when it covers unequal displacement in equal interval of time। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो हर बार क्या करता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। मींस पहले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चला, दूसरे 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर चला, फिर तीसरे 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर चला, फिर चौथे घंटे में वो सिर्फ 8 किलोमीटर चला। तो क्या है, हर 1 घंटे में उसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, उनमें चेंजेस है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे वो मैग्नीट्यूड से चेंज हो या फिर वो डायरेक्शन से चेंज हो या फिर वो दोनों से चेंज हो, तो ये पर यूनिट टाइम में जो चेंजेस होते हैं उसी को हम कहते हैं एसेलरेशन। सो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एसेलरेशन। मीन्स एसेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि जितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम बोलेंगे एसेलरेशन। सो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द वेलोसिटी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड हेंस इट हैज़ एसेलरेशन। कोई भी फ्रीली नीचे गिरती हुई बॉडी जो होगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती है, उसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज होगी वो मैग्नीट्यूड चेंज होगा उसका वेलोसिटी का, और इस तरीके से उसमें क्या होगा, एक एसेलरेशन होगा। फॉर अ बॉडी मूविंग राउंड अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड द वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन एंड हेंस इट हैज़ एसेलरेशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है और वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मान लीजिए उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वो स्पीड उसकी सेम है, बट वो सर्कुलर पाथ पर मूव करते समय उसकी जो स्पीड होगी उसकी स्पीड की डायरेक्शन यानी कि उसके मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो हर पॉइंट पर चेंज होगी। मींस अगर वो यहाँ पर ए पॉइंट पर है तो ए पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो जब वो ए पॉइंट पर होगा तो इस टेंजेंट के अलॉन्ग विद उसका डायरेक्शन होगा। फिर अगर वो बी पॉइंट पर यहाँ आता है तो यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट यानी कि बी पॉइंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग विद उसका डायरेक्शन होगा। इसी तरीके से यहाँ सी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो सी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट के अलॉन्ग विद उसका डायरेक्शन होगा। तो एक सर्कुलर पाथ पर जब कोई बॉडी मूव करेगी तो हर एक पॉइंट पर बॉडी का डायरेक्शन चेंज होगा। मीन्स स्पीड उसकी क्या है, स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। और जब वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं तो दैट मीन्स वहाँ पर एसेलरेशन हो रहा है। नेक्स्ट, फॉर अ प्रोजेक्टाइल whose trajectory is a parabola, the velocity changes in magnitude and in direction and hence it has acceleration। जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मान लीजिए हमने किसी बॉल को यहाँ से फेंका और वो बॉल ऊपर की तरफ जाते हुए ऐसी चली जाती है फिर ज़मीन पर आ जाती है, तो ये जो एक पाथ बनता है जिस पाथ को कहते हैं हम ट्रैजेक्टरी। तो ये ट्रैजेक्टरी हमारी कैसी बनी है, एक पैराबोला ट्रैजेक्टरी बनी है और इस ट्रैजेक्टरी के हर एक पॉइंट पर
जो बॉडी है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज होगा, क्योंकि ये जो पाथ है ये एक हाफ सर्कुलर पाथ है और जिसके हर एक पॉइंट पर उसकी टेंजेंट के अलोंग विद बॉडी का डायरेक्शन होगा। तो बॉडी का यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस सर्कुलर पाथ पर के टेंजेंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट के अलोंग विद होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि इनिशियली जब हम बॉडी को किसी भी स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि जब हम उसको फेंकते हैं, तो वो बॉडी अपने मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट तक, यानी कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के बाद वो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है और फाइनली जब वो नीचे आती है तो वो बॉडी रुक जाती है। तो यहाँ पर पहले जो है वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज है और दूसरा मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से भी उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हैं। तो इस तरीके से उसमें दोनों टाइप से चेंजेस है, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी नीड नॉट टू बी इन द सेम डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज अलग हो सकती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग हो सकती है। जैसे अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ फेंकते हुए बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो होगी ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इसमें जब ये बॉडी अर्थ से ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर -g काम करेगा नीचे की तरफ, तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग और इसकी ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्लियर? फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द एवरेज वेलोसिटी इज, जब कोई बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी u + v/2। यहाँ पर u क्या है? u है उसकी इनिशियल वेलोसिटी और v है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इन दोनों को सम करके उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, या हम कहें कि उसका मीन निकाल लेते हैं, तो ये उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है। अ बॉडी कैन हैव ज़ीरो वेलोसिटी एंड नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी का ज़ीरो वेलोसिटी हो सकती है और उसका नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज -g। जैसे अगर हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है, ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट पर आने के बाद बॉडी 1 सेकंड के लिए, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंट के लिए क्या होती है, रुक जाती है। तो जहाँ पर बॉडी ये रुकेगी वहाँ पर v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन इस पर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, -g, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन -g हो जाएगा। माइनस का मतलब है इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा। और जब यहाँ पर v 0 हो जाता है उसके बाद ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है। If a body has a uniform speed, it may have acceleration. अगर किसी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है तब भी उसमें एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है दैट मीन्स उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड हैज़ a distance x travel in the nth second, in the next second it travels a distance x plus a, where a is the acceleration. Acceleration of free fall in vacuum is uniform and is called acceleration due to gravity. वैक्यूम में किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, और यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसकी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर?
acceleration of a particle is defined as the time rate of change of its velocity. So एवरेज एक्सेलरेशन को हम निकाल सकते हैं v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसमें कि v2 को हम फाइनल मान सकते हैं और v1 को इनिशियल। इसी तरीके से t2 फाइनल टाइम है और t1 इनिशियल टाइम है, या t2 माइनस t1 को हम कह सकते हैं कि ये टाइम इंटरवल है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Average acceleration equals to delta v upon delta t. The acceleration of a body at any instant or at any point is called instantaneous acceleration. किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, वो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ए के ऊपर वेक्टर लगाया गया है। सो वेक्टर ए इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और वेक्टर ए इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी। और v को हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी का। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं डी वी ओवर डी टी, और यहाँ पर v को लिख सकते हैं हम डी एस ओवर डी टी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डी डी टी, सॉरी मैं आपको दोबारा से लिख कर बताती हूँ, डी डी टी, और यहाँ पर जो v था उसको मैं लिख सकती हूँ डी डी टी, और ये v को हम लिख सकते हैं डी एस ओवर डी टी। तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ से आ गया। कुछ नोट्स हैं। फर्स्ट है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के सेम होगा। थर्ड, एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा पॉजिटिव 0 और नेगेटिव हो सकता है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव 0 और नेगेटिव पॉसिबल है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0 व्हेन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हायर इसका है यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इन प्रैक्टिकल लाइफ